जुनेद अहमद, बेटा तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? तुम लोगों को शेयरिंग नजर आ रही है? अहमद, जुनेद, बेटा तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है तुम लोगों को? प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था कि कैप 6 में जो कोर्स है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है, लाइक दिस वन, कि हमारे पास जो स्टार्टिंग चैप्टर है वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से है, लाइक पेस्ट एनालिसिस होता है, वो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अगर आप देखें तो पहले 5 चैप्टर जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट को सामने रखते हैं। इसका मतलब है कि जब हम कोर्स आउटलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो पहले में हमारे पास जो मेन इम्पैक्ट है बिजनेस का, कि बिजनेस को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो हमारे पास, अगर आप एक पिक्चर देखें जो मैंने यहाँ ओपन की हुई है, दैट इज सेड टू बी अ पेस्टल: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। दीज आर द फैक्टर जो कि हमारे पास हमारी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जिस तरह आजकल आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल कंडीशन अब वर्स्ट होती चली जा रही है, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक एक्सचेंज पे भी उसका इफेक्ट कर रहा है, बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, एक्सपोर्ट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, इंपोर्ट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर? फिर उसी की बेस के इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं, कभी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा कैप 6 के जो पहले चैप्टर्स हैं वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, एंड दिस सेज दैट कि किसी बिजनेस पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और लीगल इफेक्ट्स कैसे होते हैं आपके पास। ठीक है, तो सी द बुक। द फर्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो चैप्टर नंबर 1 है, फिर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, फिर सोशल एंड लीगल, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एक्चुअली वो हमारे पास है। फिर उसका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, तो 9 चैप्टर्स मेरे पास है। एक एथिकल डीलिंग है। तो वन बाय वन हम इन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टुडे वी स्टार्ट विद अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है, जो कि इजीली मैनेज, मतलब कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एक हमारा एक कंप्लीट ओवरव्यू होना चाहिए कि हमें क्या चीज देखनी है आपके लिए। ठीक है, सी दैट किसी भी बिजनेस का जो अफेक्ट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से होता है। लाइक फर्स्ट वन, द पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, देन करप्शन, फॉरेन ट्रेड, टैक्स पॉलिसीज, लेबर लॉ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ये सब जो हमारे पास है। लाइक रिमेंबर कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट स्टेबल होगी, क्लियर, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी होगी, टैक्सेशन पॉलिसी अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो बिजनेस है वो फ्लरिश होगा। कंट्री डिफरेंट बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करेगी कि भाई इस कंट्री की जो पॉलिसीज है वो जबरदस्त है, इस वजह से यहाँ बिजनेस करना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसी का। लाइक फार्मास्यूटिकल है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे दे, उनकी पॉलिसी, उनकी टैक्सेशन बहुत कम कर दे, तो उनका तो फायदा है। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फार्मास्यूटिकल जो कंट्री कंपनीज है वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस करेंगी और उसी की बेस पे वर्क कर रही होगी। अगर यही पॉलिसी वर्स्ट हो जाए, क्लियर, तो फिर अफेक्ट होगा। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन पे। लाइक इमरान खान की गवर्नमेंट गई, दूसरी गवर्नमेंट अवेलेबल हुई, तो पॉलिटिकल चेंजेस हुई,
तो ऑटोमेटिकली इसका अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। चाइना हमारे साथ ट्रेड कर रहा था, वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देख के अफेक्ट कर रहा होगा कि भाई अब यहाँ बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना। आईएमएफ भी सोच रहा होगा कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जब पॉलिटिकल स्टेबल होगा, एक गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म काम कर रही होगी, उसकी वर्किंग होगी, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन कंफर्ट लेवल पे होगी कि यार गवर्नमेंट कहीं जाने वाली नहीं है, यहाँ जितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो रिटर्न होगा। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहला चैप्टर है वो है हमारा का पॉलिटिकल। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक्शन है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। ये इंपॉर्टेंट है, जाहिर बात है कि ट्रेड पॉलिसी, अब जैसे आपने देखा होगा कि डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, वो रीजन क्या है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो रुपी की वैल्यू है वो डीवैल्यू हो रही है और डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपके पास। ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी है, जब आप टैक्स बहुत ज्यादा लगा देते हैं तो बिजनेस पे बड़ा इफेक्ट होता है, उनका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है। टैक्सेशन पॉलिसी, लेबर लॉ अच्छे नहीं हो या अच्छे हो, वो दोनों अफेक्ट करते हैं बिजनेस पे। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, जिस अभी आपने देखा होगा कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि भाई आप कुछ चीजें मंगवा सकते हैं, कुछ नहीं मंगवा सकते, लग्जरी आइटम को बैन कर दिया गया है। ये सब क्या है? ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बेस पे होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा, पॉलिटिकल वर्क होगा, तो बिजनेस को एक फ्री हैंड मिलेगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस परफॉर्म कर सकते होंगे। ठीक है। तो रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। क्या समझ में आया बच्चों? कौन कौन है? अहमद, जुनेद, बेटा मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज मैसेज पे भी पूछ सकते हो, अपना माइक भी ऑन कर सकते हो। मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? सेकंड जो हमारा अफेक्ट है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ है। क्लियर। इकोनॉमी, यहां हमारा अगर बुक की तरफ चला जाए, चैप्टर इकोनॉमी एंड द बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है भाई। क्लियर। ये हमारा मेन और वर्क एरिया। पॉलिसीज कौन सी होती है? फिस्कल पॉलिसी हमारे पास कौन सी होगी? तो रिमेंबर कि कुछ चीजें हमें यहां से देखिएगा, पिक्चर्स में हम आपको शो करते हैं। एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट। इसका मतलब है एक्सचेंज रेट हाई होगा तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। जो चीजें वो मंगवा रहे हैं उनके लिए उनका एक्सचेंज रेट हाई होगा तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे रुपीस में से। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो बिजनेस का इफेक्ट होगा, वो बिजनेस नहीं करना चाहेगा। इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी, महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो अफेक्ट होगा कम। ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो जब भी वर्क होगा। तो सेकंड चैप्टर हमारा जो कहेगा वो हमारे पास इकोनॉमिकल ग्रोथ है। तो एक्चुअली वी से दैट कि जो पहले 4 चैप्टर्स हैं वो, एक्चुअली 5 चैप्टर्स हैं वो पेस्टल एनालिसिस पे ही काम कर रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा। दूसरा चैप्टर ये बता रहा है कि इकोनॉमिकल में हमें ये बता रहे हैं कि एक्सचेंज रेट का इफेक्ट क्या होगा हमारे पास। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई, महंगाई बढ़नी शुरू होगी, कंट्रोल कैसे करेंगे, बिजनेस का उस पर इफेक्ट क्या होगा। ये सब हमारा सेकंड चैप्टर पे आते हैं। ठीक है। सी द थर्ड वन, सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट, फिर इंफॉर्मेशन। तो वन बाय वन पहले इनको डिस्कस कर ले, फिर चैप्टर 1 के टॉपिक बाय टॉपिक आपके पास आते हैं। What's the political, then economical, then social, and then technological. Social, बहुत दफा ऐसा हुआ जिस तरह जापान था, तो जापान में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए, सोसाइटी में लोगों की जो वर्क है वो ज्यादा हो गया, वो वाइट कॉलर जॉब ज्यादा मांगने लग गए, लेबर कम हो गए। तो जापान ने क्या करना शुरू किया कि अपनी इंडस्ट्री लेबर के लिए दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करनी शुरू कर दी, लाइक मलेशिया। कि मलेशिया में चले गए और अपनी इंडस्ट्री मलेशिया में लगाई, लेबर वहां की है, मैनेज ये कर रहे हैं आपके पास। इसी तरह सोसाइटी की और बहुत अफेक्ट है बिजनेस पे, लाइक लाइफस्टाइल। अगर आप डिफेंस में चले जाए तो आपको एक डिफरेंट लाइफस्टाइल नजर आएगा आपके पास।
क्लियर। अगर आप गुलशन में चले जाएं तो एक लाइफस्टाइल डिफरेंट नजर आएगा आपके पास। इसी तरह अगर आप केपीके में चले जाएं लाइफस्टाइल डिफरेंट नजर आएगा, लाहौर में चले जाएं डिफरेंट नजर आएगा। तो दैट इज द ऑन अ बिजनेस कि किस कंट्री का लाइफस्टाइल क्या है और उसमें बिजनेस वर्क कैसे करें। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जहाँ इंक्रीज हो रहा है, लाइक इंडिया, जब इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो बिजनेस भी ज्यादा है, लेकिन वहां जो रेट है वो कम है। एज डिफरेंट कंट्रीज पे डिफरेंट है, पाकिस्तान की कंट्री के लिए अलग है, उसका बिजनेस पे अफेक्ट है, इसलिए कि कभी कभी यंगस्टर के लिए ज्यादा चीजें बनाई जाती है, कभी बच्चों के लिए। लाइक आई रिमेम्बर कि कमांडर सेफ गार्ड एक कार्टून था, वो स्पेशलाइज डेवलप किया गया बच्चों के लिए, और उसके बाद बच्चों ने उस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह जो बिजनेस है वो ये देखता है कि सेगमेंटेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। क्लियर। फिर इसी तरह कैरियर, सेफ्टी, हेल्थ इंपॉर्टेंट रखती है। कल्चरल बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट बिजनेस है, उनके कल्चर डिफरेंट है, पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट है, चाइना का कल्चर डिफरेंट है। क्लियर। और उन कल्चर की बेसिस पे जो बिजनेस किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाई जाती है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात की जाए हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो आगे आने वाला दौर है, 2-3 साल के अंदर, अभी भी आप देख रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो जूम पे हम अपनी ये लेक्चर रिकॉर्ड ना कर रहे होते। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है कंट्रीज में, जो टेक्नोलॉजी में बहुत हाई है वो दुनिया को कैप्चर करते जा रहे हैं। लाइक जापानीज रोबोटिक्स, जबरदस्त टेक्नोलॉजी होते बाद, ऑटोमेशन बहुत जबरदस्त है। क्लियर। होंडा हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, पूरा जो उनका इन्वायरमेंट है, फैक्ट्रीज है, वो सोनली रोबोटिक्स में है। उसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट, ऑटोमेशन ज्यादा है, 90% ऑटोमेशन है, 10% ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। इस तरह लेबर कम हो गई है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है, ह्यूमनाइजेशन कम हो गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी इफेक्ट, जिस कंट्री की टेक्नोलॉजी हाई होती है वहां लोग बिजनेस को प्रीफर्ड भी करते हैं। लाइक मैं उस दिन एक न्यूज थी कि आगरा को अमेरिका ने आईटी स्टेट करार दिया है, और उन्होंने अब वो आगरा में इतनी आईटी एक्सपोजर हो गया है कि अमेरिका ने अपना बिजनेस भी आईटी का आगरा में कन्वर्ट किया है, इसलिए कि वहाँ लेबर की कॉस्ट भी कम है और टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। और उसके बाद जो लोगों की नॉलेज है, उनकी एजुकेशन है, वो आईटी में बहुत ज्यादा है। क्लियर। आईटी का सबसे बड़ा फायदा ये है इनोवेशन। लाइक आईफोन अगर आप देखेंगे तो हर दफा आईफोन इनोवेट होता है, नए आईफोन आपके पास मार्केट में आते हैं, उनकी नई, जब तक इनोवेशन नहीं होगा लोग परचेज नहीं करेंगे। बिजनेस के इनोवेशन क्या है कि आपने नई मशीन्स लगाई जिसमें लेस इनपुट एंड ग्रेटर आउटपुट हो, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। प्रीवियस एक लेक्चर था मेरा जिसमें मैंने बताया था। तो लेवल ऑफ इनोवेशन आपके है, जिसकी इनोवेशन ज्यादा होगी वो मार्केट कैप्चर भी ज्यादा करेगा। ऑटोमेशन ज्यादा होगी। इम्तियाज पे गए, आपने बारकोड स्वैप कर दिया, अगर खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे होते तो इट टेक, तो बिजनेस ऑटोमेशन की तरफ है। थंब इम्प्रेशन कर लिया, चेक कर लिए, ऑनलाइन बैंकिंग कंप्लीट ऑटोमेशन की तरफ आती जा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी फोरकास्टिंग के लिए यूज होगी। फ्यूचर फोरकास्ट आप कर सकते हैं कि भाई कौन सी चीज कैसे परफॉर्म होती है, फ्यूचर में आपकी कंपनी कहां तक जा सकती है, कितना सेल कर सकती है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आपके पास रिसर्च एंड कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कहाँ बिजनेस लॉन्च करना है, कहाँ बिजनेस लॉन्च नहीं करना, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी में आपके पास होगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रही है तो आपने भी टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, लोगों को अवेयरनेस देना है, ओल्ड मेथड खत्म करना है, नई टेक्नोलॉजी, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। ठीक है। फिर बिजनेस का इम्पैक्ट एक और चीज पे होता है, दैट इज सेट टू बी इकोलॉजी। लाइक वेदर चेंज हो रही है, कोविड देखा आपने, कोविड ने पूरी दुनिया के बिजनेस को ठप करके रख दिया। क्लाइमेट चेंजेस हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, और कोई सारे कुछ ना कुछ क्लाइमेट में चेंज आ रही है। उस क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट भी बिजनेस में पड़ेगा आपके। क्लियर। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज है, पोल्यूशन को रोकना है, कार्बन फुटप्रिंट को रोकना है। जो कंट्रीज, पाकिस्तान में ज्यादातर इन चीजों को नहीं देखा जाता, केमिकल पानी में बहया जाता है, वो
समुद्र में जाता है वहां इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, जो मछलियां हैं या ऐसे क्रीचर्स हैं जो समुद्र में उनका अफेक्ट होता है। कार्बन फुटप्रिंट दिया जाता है, इसलिए स्मॉग ज्यादा हो जाती है पाकिस्तान में सर्दियों में, ट्रैफिक चलना बंद हो जाती है इसलिए कि कार्बन ज्यादा हम फ्लश करते हैं। क्लियर? प्रेशर फ्रॉम एनजीओ के भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटीज लेके आए। तो बिजनेस पे इनका इफेक्ट होता है कि आपका बिजनेस है और वो ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है जिससे बहुत सारा स्मोक एग्जॉस्ट हो रहा है, तो एनजीओज आपके अगेंस्ट आ जाएगी, गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट आ जाएगी, क्या पता आपका बिजनेस बंद कर दे। लीगल डिस्क्रिमिनेशन लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बजाय डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है आपके पास। डिस्क्रिमिनेशन लॉ ये कह रहा है कि किस चीज को डिस्क्रिमिनेट करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, किसी को प्रीफरेंस नहीं देना, तो वो लॉस बनाए गए, चाइल्ड लेबर के लॉस बनाए गए। क्लियर? कोई बिजनेस चाइल्ड लेबर कह रहा है तो उसके अगेंस्ट आ सकते हैं आपके पास। एम्प्लॉयमेंट लॉ बनाया गया है, बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना है कि हमने पहले जो 5 चैप्टर है यहाँ, वन बाय वन अगर आप देखें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी इज मेंशन्ड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। 6 जो है वो हमारे पास कंपनी है। ठीक, ये मैंने बेस आप लोगों को बताई, that we discuss. See that that's page number 1. Politics in world trends establish the society after the agriculture revolution. The idea implement the politics has been evolving since according to a experience of the individual society and their day. Today, we cannot find the single definition of politics which can satisfy the trans values held by individual and the society. Politics is the most concentrated expression of इकोनॉमी। जितनी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अच्छा होगा इतना इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छा होगा, जितना पॉलिटिकल सोच अच्छी होगी, जितनी पॉलिसीज अच्छी होगी, उतना ही कंट्री स्टेबल होगा। रिमेंबर, इंडिया, चाइना की अगर आप बात करें तो यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि 97 में, क्लियर, 1997 में जो चाइना की इकोनॉमी थी वो 100 नंबर पे थी। फिर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन होने शुरू, पॉलिटिकल स्टेबल होना शुरू हुआ, तो चाइना की इकोनॉमी ग्रो होनी शुरू हुई। एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे जिसने आप चाइना की पॉलिटिकल ग्रोथ को आइडेंटिफाइड किया। एज द टाइम पासेस, 20 साल के अंदर अगर आप देखेंगे उस वीडियो में दिखाया गया कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ थी, ये गिरट का था, चाइना नीचे था, आहिस्ता 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 वो ऊपर आना शुरू हुआ और बहुत कोई ऊपर आना शुरू हुआ। फिर एक टाइम ऐसा आया कि 20 साल बाद चाइना की इकोनॉमी टॉप मोस्ट पोजीशन पे थी बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द पॉलिसीज। क्लियर? Politics is the most concentrated expression of the economy. The definition of politics varies from person to person depending on the concept of the society. Clear? Politics is the distinctive form of the rules whereby people act together by through institutional procedure to resolve differentiations to a translate diverse interest and the values. तो हमारा मेन वर्क ये है कि बिजनेस पे पॉलिटिकल अफेक्ट को देना। अगर आप पहले चैप्टर में मैं जो हम आप करेंगे, हम पाकिस्तान की हिस्ट्री भी दिखाएंगे कि भाई कब पाकिस्तान बना, कब हमारे पास वर्क हुआ, फिर लियाकत अली खान ने क्या किया, उसके बाद जब भुट्टो का दौर आया तो जब क्या था, अयूब खान के रीजन में हमारे पास क्या हुआ, उसके बाद फिर आगे क्या बढ़ा, फिर नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ। तो जैसे जैसे पॉलिटिकल चेंजेस आती चली गई उस तरह हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ कम या ज्यादा जो भी होती चली गई वो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया आपके पास। ठीक है? Done? See that the political setup in any country depend upon various factors such as political ideology of ruling political party and the people in a society. जो रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है, जो गवर्नमेंट की है, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। There are several political ideology
ideology, three countries of the government and modern world. All of these are origin in a Europe. Existing law, ठीक है, सोशल एंड रिलीजनल नॉर्म्स, कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, इस्लामिक कल्चर्स है, तो उसके मुताबिक हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी क्या है, कल्चर है। यूके का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, अमेरिका का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, अमेरिका के लॉ रेगुलेशन डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है। देन पॉलिटिकल ऑपोजिशन एंड देयर इकोनॉमिकल एजेंडा क्या है। तो कभी ऑपोजिशन पार्टी अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट को असिस्ट करती है कि भाई वो ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ हो आके, ठीक। हम यहां अगर देखें तो स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कितनी आइडियोलॉजीज हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं बहुत जगह पे, यार यहाँ तो लिबरल इन्वायरमेंट है, यहाँ तो डेमोक्रेसी चल रही है, यहाँ मॉडरेट डेमोक्रेसी चल रही है, क्लियर, यहाँ राइट विंग चल रहा है, राइट हैंड, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है जो कि डिफरेंट है, हर आइडियोलॉजी की वर्क डिफरेंट है। अगर हम अपनी बुक में देखें तो जो फर्स्ट आइडियोलॉजी हमें नजर आ रही है वो कौन सी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिज्म। और दूसरी हम आज जो बीच में हम डिस्कस कर रहे होंगे वो कम्युनिस्ट एंड लिबरल। अक्सर वर्ड सुना होगा, कुछ जगह में लिबरल होता है और कम्युनिस्ट होता है। मैंने कुछ वेबसाइट भी ओपन की हुई है ताकि मैं जब आपको डिफ्रेंशिएट करूं तो इजीली आपको। एक में लिबरल ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिबरल है, इंडिपेंडेंसी ज्यादा है। कम्युनिज्म ये कहते हैं कि नहीं, प्रोडक्शन स्टेट का ऑन है, वही जो रूल्स रहेगा, वही रेगुलेशन देगा, वही आपको वे बताएगा कि आपने काम कैसे करना है, उसी की बेस पे आप अपनी रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं आपके, ठीक है। ऐसा करते हैं कि एक पिक्चर देखते हैं, अगर मैंने बंद ना कर दी हो तो। ये देख रहे हैं आप, अब ये देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, ग्रुप ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और वो क्या कह रहे हैं, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल गुड, एंटरप्रेन्योरशिप। और यहाँ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट ग्रुप है, और वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ सेंट्रल प्लानर, डिटरमाइन वेयर द पीपल वर्क, वो डिसाइड कर रहा है। गवर्नमेंट डज नॉट लीगली ओन लेबर फोर्स, लेकिन दे डिसाइडेड दैट वन कि भाई कहाँ क्या होगा, कौन सा रूल होगा, क्या परफॉर्म करना है, ये हमारे पास क्या है, कम्युनिज्म। क्लियर। यहां मैंने, यहां से पहले बुक में से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर वेबसाइट देखते हैं, देखिएगा। इन कम्युनिज्म ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इन द हैंड ऑफ स्टेट। अगर आप देखें, मैंने अभी जो पिक्चर शो की थी उसमें मीन ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है, स्टेट के हाथ में। वेयर एज लिबरल में मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड ऑफ स्टेट विद फ्यू एक्सेप्शंस आर अलाउड। ये लिबरल है, क्लियर। दो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहां क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड। इट मीन्स कि वहां कंट्रोलिंग जरा स्ट्रिक्ट है, यहाँ लिबरल है, यहाँ इंडिपेंडेंसी है कि आपने जो करना है वो कर सकते हैं आपके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ अ, जितना स्टेट को गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग पीपल की नीड के मुताबिक होगी आपकी, क्लियर। प्रोडक्शन, यहां देखते चले जाइएगा, production by state industry would be based on the need of a people. Production by state industry would be based on the people. Like steel mill लगाई गई तो भाई स्टील मिल कराची या सिंध के लोगों के लिए लगाई गई ताकि स्टील मिल लगेगी तो यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेगी। उसके अलावा स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री है तो वहाँ कॉस्ट
स्टेट का निकलेगा, प्रॉफिट स्टेट को मिलेगा, लोगों की वेलफेयर के लिए काम होगा, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम होगा, ये चीजें हमारे पास बनाई गई। क्लियर? यहां देखिएगा, इट रिकग्नाइज डिस्टिंग्विश थिंग्स। एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। जी सॉरी बच्चों। तो एक्चुअली दिस वन, तो ये हमने बेसिक में बात किया कि जो हमारे पास सबसे पहला काम है वो हमारे पास कम्युनिज्म है। लिबरल जो हमारे पास है उसमें जो कंट्रोलिंग है, अगर आप यहाँ देखें ना, यहाँ इंडिविजुअल, मैं आपको थोड़ा सा वक्त बताता हूँ। यहाँ मैंने एक वेबसाइट ओपन की थी, यह कम्युनिज्म, यहाँ देख रहे हैं, is the political and economical ideology that position itself in
ऑपोजिशन ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेसी। क्लियर? आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई कम्युनिज्म की डेफिनेशन देख लें, उनके इफेक्ट्स देख लें। नेट हमारे पास अवेलेबल होता है, नॉलेज हमारे पास कैप 6 के लिए रियली मैटर। एग्जांपल्स है, कम्युनिज्म is the economy state that the group factors of the production, the factor of production are labor, entrepreneur, capital, and the land. Although the government does not legally own the labor force, the central panel tell the people where they should work. Clear? तो एक्चुअल हमारा डिफरेंशिएशन आपके पास ये नजर आएगा। फिर देखते हैं आगे आपके पास, there is no room for organized religion in a communism. Religion is allowed in a system. लिबरल है, लिबरल का मतलब है कि इंडिपेंडेंसी ज्यादा है, ह्यूमन राइट्स को ज्यादा प्रिफर किया जा रहा है। अगर आप जरा थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो शायद इट गोज दैट कि यहाँ हमारे पास क्या है, जिस तरह सोवियत यूनियन है वो कम्युनिज्म थी आपके पास। क्लियर? स्वीडन है तो वो आपके पास लिबरल है, आप जो मर्जी करना चाहें, आप लिबरल इन्वायरमेंट है, ह्यूमन राइट्स को ज्यादा प्रिफर्ड दी गई है आपके पास। आपके पास मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कलेक्टिविज्म है। क्लियर? इकोनॉमिकल इक्विटी है, सोशल सर्विसेज है, नेशनलाइजेशन है, मतलब कि ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आपके पास। यहाँ क्या है? कम्युनिज्म वांट चेंज थ्रू एनी मींस पॉसिबल इंक्लूडिंग वायलेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली थ्रू सोशल चेंज। या सोशल चेंज को देख रहे हैं, सोसाइटी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली सब चीजें चेंज होगी। तो लिबरल इंडिपेंडेंसी को प्रीफर्ड कर रहे होते इन दैट। ये क्या कह रहा है? एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। कम्युनिज्म कह रहे हैं नहीं भाई, एक जो लॉ है वो एक कम्युनिटी के लिए अलग है और दूसरे के लिए क्या है? अलग है। देयर नो रूम फॉर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इन देयर इंडिविजुअलिज्म। तो लॉ डिफरेंस है। लेबर तो सबसे पहला काम तो ये बता रहे हैं कि बिजनेस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बेसिस पे बिजनेस सर्कमटेंसेस या बिजनेस चेंज होता है। कम्युनिज्म होगा तो बिजनेस कंट्रोल्ड हो रहा होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगी स्टेट ऑन पे। लिबरल होगा तो वो इंडिपेंडेंसी मिलेगी तो बूस्ट अप ज्यादा होना शुरू हो जाएगा आपके पास। यहां आ जाए आपके पास नेक्स्ट वन, centered moderate democracy, and the second one is that conservative, that is the laissez-faire, sust, the small democracy जिसमें लेजी वर्क परफॉर्म किया जा रहा है। दे वांट चेंज बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशन। यहाँ क्या है? फ्री मार्केट, ओपन कंपटीशन। क्लियर? रिमेंबर, state must play the role of guardian to all. Individual freedom is recognized. लेजी फेयर में मार्केट स्लो है, सिर्फ लॉ किसको फेवर कर रहे हैं? इलीट क्लास को फेवर कर रहे हैं, गरीब लोगों को कोई वर्क नहीं कर रहा। तो आइडियोलॉजी चेंज होगी तो पॉलिटिकल इंपैक्ट भी लोगों का क्या होगा? चेंज होगा। तो 5 आइडियोलॉजीज इन्होंने लिखी है कि भाई पहले कम्युनिज्म है, फिर लिबरल है, उसके बाद सेंटर्ड मॉडरेट डेमोक्रेसी है, इंडिविजुअल फ्रीडम इज राइट, फुल रिलीजनल फ्रीडम आपके पास अवेलेबल होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड, ये आपकी डेमोक्रेसी में आपके पास वर्क कर रहे होंगे आपके पास। अच्छा, लेजी फेयर में ये होता है कि लेजी फेयर डेमोक्रेसी वो है कि बहुत सुस्त है, एक पर्टिकुलर लोगों के लिए डेमोक्रेसी तो है लेकिन एक को बहुत प्रीफर्ड किया जा रहा है और दूसरे को प्रीफर्ड नहीं किया जा रहा। आपके पास क्या रहा है? मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी विद द लीस्ट ऑनरशिप ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेट। क्लियर? मेंटेन स्टेटस क्यू, जिसका स्टेटस हाई है उसकी वैल्यू भी हाई है। यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसमें सबको इक्वल राइट्स की तरफ लेके जाया जा रहा है, डेमोक्रेटिव है। क्लियर? ऑनरशिप and private public means the production need on the balance. Ownership of the private and public. Clear? Needs of the production need to be balanced. Maintain the national state grow by means possible including amendment law. तो ये हमारा मेन वर्क था जिसकी बेस पे हमने ये देखा कि भाई पहले कम्युनिज्म क्या कर रहा है, लिबरल क्या कर रहा है, फिर डेमोक्रेटिव हमारे पास क्या है। ये तो ये वो कुछ आइडियोलॉजीज हैं जिनको हमने
आगे थोड़ा सा डिस्कस करना है कि हमारे पॉलिटिकल जो वर्क है जब हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, याद रखिएगा कि हमारा जो मेन टॉपिक है, इट स्टेट दैट के इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑन अ बिजनेस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पहले आइडियोलॉजी की बेसिस पे होगी। आइडियोलॉजी हमारी ये 5 डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं जिसके बेस पे हम अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यही हमारे पास होगा। लाइक अगर लास्ट वाला अगर देखा जाए, क्या है? डिक्टेटरशिप, डिक्टेरियल कैपिटलिज्म, नो इंडिविजुअल फ्रीडम है। एक बंदा अथॉरिटेरियन है, एक बंदा हुकूमत करेगा, ठीक है, डिक्टेटरशिप करेगा, आर्मी आ जाएगी तो डिक्टेटर बन जाएंगे। अब वो क्या है? इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होगा, अथॉरिटेरियन रूल होंगे। एक बॉस जो बोलेगा सब उसी को वर्क करेंगे, कंट्री में भी वही वाला वर्क होगा, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूलिंग रेजिम। एक्सट्रीम इनइक्वलिटीज होगी, एक बंदा सब कंट्रोल कर रहा होगा और बाकी सब उसके फेवर में काम कर रहे होंगे, इनइक्वलिटी होगी। प्रोटेक्शन नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, इंडस्ट्री को नुकसान भी हो जाए, नेशनल इंटरेस्ट को पहले काम किया जाएगा, ठीक है। ओपिनियंस को जैसा डज नॉट अलाउ, ओपिनियंस नहीं मांग रहा है। हिटलर का नाम आपने सुना होगा, क्लियर। हिटलर हमारे पास किस में आ जाता है? तो बेस्ट वन, नाजी जर्मन आपके पास आ जाता है। ये सब हमारे पास डिक्टेटरशिप में आ जाते हैं। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज है, पहले कम्युनिज्म, फिर लिबरल, फिर सेंट्रल मॉडरेट डेमोक्रेसी, फिर राइट विंग लेजिफेयर, और उसके बाद डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान में जो हमारा इस बुक में डिस्कस किया गया है कि किस किस टाइम पे किस किस रीजन में क्या क्या चीजें परफॉर्म हुई। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त हमने कौन सी आइडियोलॉजी को फिट किया, फिर आगे बढ़े, अयूब खान का दौर आया, फिर कौन सा आया, फिर जब जुल्फिकार अली भुट्टो आए तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जिया ने फिर टेक ओवर किया, डिक्टेटरशिप दोबारा आई, तो फिर पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट हुआ, उसकी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हुआ, क्लियर। जीडीपी ग्रोथ कहाँ तक हमारे पास पहुंची, उसके बाद फिर बेनजीर भुट्टो आई, नवाज शरीफ आए। इस तरह वन बाय वन जितने पॉलिटिकल लीडर्स आते चले गए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता गया कंट्री पे, इकोनॉमिकल ग्रोथ पे उसका इफेक्ट क्या होता गया, ये हमारा मेन पर्पस है, क्लियर। अहमद, आवाज आ रही है बेटा तुम्हें मेरी? Impact of political environment on a business. Many political decisions takes by ruling party having serious economical business implementation in that in the past, communist and the other leftist favor state control and were against the private capital and particular foreign investment. Remember, हमारे पास पाकिस्तान में ग्रोथ रेट कम है, टैक्सेशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी हैंडर हो जाती है, रुकावटें आ जाती है बीच में, तो हम उस लेवल से ग्रोथ नहीं कर सकते जिस लेवल से हमें ग्रोथ करना है। तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, हमारी इंडस्ट्री पे पड़ता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। जब हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं होते तो आईएमएफ की पास चले जाते हैं, फिर हमें लोन लेना पड़ता है, उस लोन के अगेंस्ट हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्लियर। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है। देखिएगा, द गोल ऑफ एनी गवर्नमेंट इज रन द कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर respective ideology and attainment of the economical philosophy and the political stability. The following are the several ways in which political factors are affecting business in the world. The first one, government spending. State spending is the based on inheriting political ideology, such as government inclined toward left
would spend on the public sphere, free health, education, service, welfare of all. Clear? गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड कर रही है भाई? जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो वो हॉस्पिटल में हेल्थ फेयर देगी। लाइक यूएसए है तो वो बहुत हाई टैक्सेशन लेता है, लेकिन हाई टैक्स की बेसिस पे वो लोगों को फ्री एजुकेशन देता है, बच्चों को फ्री एजुकेशन है, हाई स्कूल तक फ्री एजुकेशन है, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फ्री आपके पास है। क्लियर? पब्लिक बहुत सारी वेलफेयर थिंग्स फ्री है। तो गवर्नमेंट के पास जब पैसा होता है तो वो स्पेंड करता है डिफरेंट थिंग पे, लाइक पब्लिक स्फेयर पे, फ्री हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सर्विसेज पे, वेलफेयर पे ये वर्क करता है। On a country, right-wing state would be spent more on defense, international security, alliances, and then expansion of influence over other state. तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कहाँ वर्क कर रही है। अगर जब आप जिस तरह पाकिस्तान में जब बहुत ज्यादा बम ब्लास्ट होने में लगे थे, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट थे, तो उस वक्त फिर हमारा जो मेन स्पेंडिंग था वो सिक्योरिटी पे था, ठीक है, अपनी डिफेंस की तरफ था। अगर कहीं इंडिया और पाकिस्तान की वॉर आ जाती है, दो कंट्रीज के दरमियान लड़ देते हैं, तो हमारा डिफेंस सिस्टम हाई होना चाहिए आपके पास, तो हमारी स्पेंडिंग बहुत है। कभी ऐसा भी होता है कि भाई हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ करना जाने जा रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उस सेक्टर की तरफ ज्यादा हो जाती है जिसमें हम जो फार्मर्स होते हैं उनको डिफरेंट थिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ में इन्वॉल्व हो। क्लियर? मशीनरी उनको दे रहे हैं, ट्रैक्टर्स उनको दे रहे हैं, यूरिया उनको दे रहे हैं, और वो चीपर कॉस्ट पे उनको दे रहे हैं। स्पेंडिंग गवर्नमेंट की है, जिस तरह अभी पेट्रोल के प्राइसेस बहुत हाई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है। स्पेंडिंग अपनी उसमें दे रही है कि भाई लोगों को पेट्रोल सस्ता मिले, लेकिन उस पे हम पर सब्सिडी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक्चुअली दैट इज द गवर्नमेंट स्पेंड। टैक्सेशन पॉलिसी बहुत अफेक्ट करती है। पाकिस्तान में लोग कम टैक्स देते हैं। क्लियर? क्लियर? टैक्सेशन जितना ज्यादा होगा, जितने लोग ज्यादा टैक्स होंगे, उतनी गवर्नमेंट की अर्निंग बढ़ेगी, और जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली वो डिफरेंट थिंग में इन्वेस्ट करेगी, और रिमेनिंग थिंग को वेलफेयर के लिए काम करेगी आपके पास। ठीक है? मैकेनिज्म थ्रू विच स्टेट अर्न फॉर स्पेंडिंग एंड बिल्डिंग द रिसोर्सेज। लोग टैक्स देंगे, टैक्स का पैसा स्टेट के पास आएगा, स्टेट उस पैसे से स्टेट के वर्क चलाएगी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को पैसा देगी, रिसोर्सेज को बिल्ड करेगी, वेलफेयर के लिए काम करेगी, हेल्थ केयर के लिए काम करेगी, वो टैक्सेशन होगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बी पर्पस डिफरेंट स्पॉट ऑफ टैक्सेशन। Tax policy can have a massive effect on a business overhead and profit margin. These policies are often used to promote political ideology of ruling party. This policy may be used, first one, to reduce income of the individual and companies and thus reduce private expenditure. Yeah? तो सबसे पहली बात है, टैक्स ज्यादा होगा तो फायदा होगा, टैक्स कम होगा तो नुकसान होगा। क्लियर? To provide resources of a public expenditure on road, हाईवे, पब्लिक स्कूल, कॉलेजेस पे एक्सपेंडिचर होगा, आपको पैसा मिलेगा, पैसा ज्यादा होगा, रोड्स बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, वहां फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री हेल्थ केयर का मिलेगा, लोगों को रोड पे फर्क होगा। ये सब चीजें जब होगी, जब टैक्सेशन हाई होगी, लोग टैक्स प्रोवाइड करेंगे। टू एक्सरसाइज कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर में लोग टैक्स बचाते हैं, जितनी उनकी सेल होती है, जितना उनका इनकम होती है, उतने टैक्स पे नहीं करते। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? टैक्सेशन प्राइवेट सेक्टर्स पे कंट्रोल लेके आना, चेक एंड बैलेंसेस लगाना, और उस चेक बैलेंसेस की बता पे जितना प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर को हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर उसी के इनकम की बेस पे टैक्स दे गवर्नमेंट को। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब
करते हैं तो जितनी आपकी अर्निंग होती है उस पर्टिकुलर अर्निंग पे आप डायरेक्टली अपना टैक्स रद्द कर देते हैं और वो एफबीआर के पास चला जाता है और उसके बाद आप एज अ फाइलर वर्क करते हैं। तो एक्चुअली कंट्रोल होना चाहिए पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव कंट्री बिजनेस कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ठीक है, तो एक्चुअली टैक्सेशन का अफेक्ट जो है वो हमारे पास बिजनेस पे बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल देखें, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए and UK clearly illustrate party of two favored tax cut as a route of helping business grow। क्या किया उन्होंने कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री से क्या कर दिया, टैक्स कम कर दिया। गुड स्टेट इज वन ऑफ विच कलेक्ट टैक्स अंडर द प्रिस्क्राइब्ड लॉ फॉर टैक्स taxable individual business, especially for the direct tax and paid by the citizen to a state directly based on income and the wealth। अच्छा, जब आप किसी बिजनेस पे टैक्स ज्यादा लगा देते हैं तो उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। नुकसान क्या होता है कि जब वो इतना प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर रहे होते तो उनको ये फील होता है कि इस कंट्री में इस इंडस्ट्रीज को चलाना नहीं चाहिए, इसलिए कि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए कि टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है। मल्टीनेशनल क्या देखती है कि जिन कंट्रीज में टैक्स पॉलिसीज कम है वहां इन्वेस्टमेंट करती है, अपनी इंडस्ट्री लगाती है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, 5-5 साल की सब्सिडी देती है, 10-10 साल की सब्सिडी देती है कि भाई तुम आके इंडस्ट्री लगाओ, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। उनका फायदा ये होता है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, टैक्स वर्क करते हैं और उसके बाद जितनी इनकम होती है वो डायरेक्टली उनके पास होती है। फिर गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उससे टैक्स लेना शुरू करती है जब तक उनका प्रॉफिट अर्न हो चुका होता है, उनके जो स्पेंडिंग्स है वो गायब हो चुके हैं। इफ द स्टेट फेल टू burden the tax debt to all the taxable person and the business, they can create frustration in the heart of the taxpayer, and the state is ultimately forced to go for indirect taxes which is equal on all। Pakistan is facing this problem for past few decades and consequently government are unable to broken the tax net successfully। हर एक टैक्स नहीं देता पाकिस्तान में, बहुत कम हमारे पास इंडस्ट्रीज है जो कि टैक्स दे रही है, बहुत कम लोग हैं, तो उसके लिए लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं और चीजें वर्क करनी पड़ती है, टैक्स पॉलिसीज एनहेंस करनी पड़ती है, तो बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता है। इसलिए कि जब आपके पास टैक्स के लिए पैसा नहीं होगा तो फिर आप मोर टैक्सेस लगाते हैं और जब ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं तो एक इंडस्ट्री को उससे अफेक्ट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच।